ओके, हेलो एंड वेलकम। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द ग्रुप वेलोसिटी। तो हमें ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ही हम पढ़ लेंगे वेव पैकेट का भी एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट भी हम लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ग्रुप वेलोसिटी और वेव पैकेट, जरा बेसिक आइडिया समझें। बेसिक आइडिया जो हमारे पास ये है कि भाई डिब्रॉय क्या कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का एक लोकलाइजेशन है। लोकलाइजेशन होने का मतलब है एक छोटी सी जगह पर इसका अपना आकार है, इसका मास है, इसकी एक प्रेजेंस है, तो वो इसका लोकलाइजेशन फॉर्म है। हम कह रहे हैं कि इसके साथ एक वेव जुड़ा होगा। तो अब आप खुद ही सोचो, इसके साथ वेव क्या हम इस तरह का मान सकते हैं? हम एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की वेव मान सकते हैं जिसमें कहीं कोई लोकलाइजेशन नहीं, मतलब ये एक यूनिफॉर्म वेव है, प्लेन वेव है थ्रू आउट। इसका एक्सटेंशन इधर इनफाइनाइट से लेकर के उधर इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि जनरली हम जो वेव प्लेन वेव लेते हैं वो इसी तरह की होती है। तो अब डिब्रॉय का कहना ये था, डिब्रॉय कह रहे थे कि एक लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप रिप्रेजेंट उसके साथ एसोसिएशन दे रहे हो किसी वेव को, तो वेव के अंदर भी इस तरह का जो प्लेन स्ट्रक्चर है ये नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता? तो उस चीज़ को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि आपकी ये जो वेव होगी, अगर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी v है और उसके साथ जुड़ी हुई वेव की वेलोसिटी vp है, तो आप क्या पाओगे कि vp बराबर हो जाएगा c²/v। यानी इस पार्टिकल के साथ ये जो वेव आप मान रहे हो उसकी वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दी जाएगी। रिलेटिविटी कहती है कि v जो है वो हमेशा c से छोटा होगा। तो अगर v अगर आप ऐसा होगा v c से छोटा होगा तो vp हमेशा c से ज़्यादा होगा। vp c से ज़्यादा होने का मतलब होता है बच्चों कि फेज वेलोसिटी जो है वो सुपर ल्यूमिनल वेलोसिटी होगी। इसको कैटेगरी कहते हैं सुपर ल्यूमिनल वेलोसिटी। और रिलेटिविटी के बाद आपके ब्रिलियन और समरफील्ड, इन लोगों ने इस बात को प्रूफ किया था कि जो ये सुपर ल्यूमिनल वेलोसिटी वाली वेव होती हैं, ये रिलेटिविटी इनको ओवर रूल नहीं करता। रिलेटिविटी ये नहीं कहता कि ऐसी वेव्स नहीं हो सकती। रिलेटिविटी ये नहीं कहता। रिलेटिविटी ये कहता है कि अगर ऐसी वेव हैं जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है, तो ऐसी वेव कभी भी कोई एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, किसी एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं करेंगी, किसी इंफॉर्मेशन का प्रोपेगेशन नहीं करेंगी, क्योंकि उस केस में कॉजलिटी का एक प्रॉब्लम आएगा। तो इसका कहने का मतलब लब्बल हुआ अब ये निकला कि डिब्रॉय ने प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि इस तरह का एक सिंगल वेव प्लेन वेव स्ट्रक्चर हमारे एक पार्टिकल के वेव बिहेवियर को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो फिर डिब्रॉय के कॉन्सेप्ट का क्या होगा, जो कि कहता है विथ एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल अ वेव नेचर इज एसोसिएटेड। तो उसको बचाने के लिए डिब्रॉय कहते हैं कि भाई आप ये मान लो कि इस पार्टिकल के साथ कई वेव जुड़ी हुई हैं। मान लें हमारे पास इसके साथ कई फेज वेव हैं, कई मैटर वेव्स हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और आप देख रहे हो और जो मैटर वेव्स हैं इनका k अलग है। k मतलब 2π/λ वेव नंबर, ये अलग है। ओमेगा थोड़ा सा अलग है। तो जब इन वेव्स के k अलग हैं, ओमेगा अलग हैं, तो जैसा कि वेव का नेचर होता है कि जब बहुत सारी वेव एक साथ एक जगह इकट्ठा होती हैं तो वो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर पोजिशन होता है, और सुपर पोजिशन होने की वजह से उनमें इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होने की वजह से उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनते हैं, और ये जो बीट वेव की थ्योरी है उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे आज के लेक्चर के ख़त्म होते होते हमें देखेंगे कि आखिर में निकला ये कि आपकी जब ये सारी वेव्स आप मानोगे तो आप पार्टिकल का बिहेवियर कुछ ऐसा मान सकते हो। दिस इज द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल के साथ जो वेव्स जुड़ी हैं, वो वेव जहाँ पार्टिकल रहता है उस जगह पर एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। देख रहे हैं आप, ये पैकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाई है। और ये क्यों बना पैकेट जैसा स्ट्रक्चर? क्योंकि वो जो पहले हमने बहुत सारी डिफरेंट ओमेगा और डिफरेंट के की प्लेन वेव मानी थी, मैटर वेव्स मानी थी, उनके सुपरपोजिशन के हिसाब से आपका ये एक स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है। ये इंटरफेरेंस, ये सुपरपोजिशन की थ्योरी से ही हम लोग इसको देख लेंगे। तो इस तरह से वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो डिब्रॉय कहते हैं कि जब जो वेव पैकेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है असल में उस तरंग व्यवहार को जो कि पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ हम मान सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये अपना रूप ले रहा है, और इसमें इसका रूप रंग इस तरह से हमारे सामने आएगा। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आगे लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखते हैं।
पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है कि एक पैराडॉक्स था ना, तो यहाँ पे लिखोगे टू ओवरकम द पैराडॉक्स ऑफ फेज वेलोसिटी, वही सुपरल्यूमिनल वाला, ऑफ फेज वेलोसिटी, डिब्रॉय एम्फेसाइज्ड, जोर देके कहते हैं, एम्फेसाइज मतलब दबाव देके, जोर देके, खास तौर पे गौर करके कहते हैं, एम्फेसाइज दैट द ट्रू फिजिकल description of a particle must be a wave packet, एक सबसे सही व्याख्या अगर आपको किसी पार्टिकल के बारे में बतानी है वेव नेचर के हिसाब से, तो वो किसके हिसाब से आपको बतानी पड़ेगी? वेव पैकेट के हिसाब से बतानी पड़ेगी। वेव पैकेट या वेव ग्रुप। तो सबसे सही जो आपका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप किसी पार्टिकल का बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेव पैकेट या वेव ग्रुप को बताना पड़ेगा। अब ये कैसे बनता है, ये वेव ग्रुप कैसे बनता है? दिस वेव ग्रुप इज formed या obtained by superposition of many matter waves. Superposition of many matter waves with very small matter waves with very small difference in ओमेगा एंड के। मतलब ऐसी वेव्स के सुपरपोजिशन से ये आपकी वेव पैकेट बनेगा जिनके बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर है ओमेगा का और बहुत थोड़ा सा अंतर है के का। और हम देखेंगे कि जो पूरे वेव ग्रुप बनेगा, ये जो पूरा वेव पैकेट बनेगा, इसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर ही निकलेगी। यहाँ सुपरल्यूमिनिटी का कोई भी केस नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे द वेलोसिटी ऑफ दिस होल ग्रुप वेव ग्रुप is same as velocity of particle। इस पूरे वेव ग्रुप का जो वेलोसिटी होगी वही होगी जो आपके वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन अगर आपको कहीं लिखना है, भाषा लिखनी है, तो भाषा के रूप में हमने ये चीज़ें लिख दी है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे? इसके मैथमेटिकल, इसकी एनालिटिकल थ्योरी पर। तो एनालिटिकल थ्योरी में एनालिटिकल थ्योरी में बच्चों हम ये कहेंगे कि हमारे पास मान लीजिए एक ऐसी वेव है, हमारे पास एक वेव है इस तरह से, ये एक प्लेन वेव है जिसका मान लो वेव नंबर k है, इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 है। फिर हमारे पास एक दूसरी वेव है जिसका वेव नंबर k2 है और इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 है। इस तरह से हमने सबको मैथमेटिक्स करनी है, सिंपल तरीके से कह रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हमने इस तरह के वेव का सुपरपोजिशन किया। हालांकि होंगी तो बहुत सारी वेव, k1 k2 k3 k4 बहुत सारी होंगी, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स करनी है तो हमने इन्हीं दो को ले लिया। इनका सुपरपोजिशन होता है। इनके सुपरपोजिशन की वजह से आपके पास जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इस तरह का आपका पैटर्न बन रहा है। ये हमारा पैटर्न है इन दो वेव के सुपरपोजिशन से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो एक ग्रुप बन गया, एक वेव ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर वेव्स हैं, एक k1, एक वेव है k2। k क्या है? k इज द वेव नंबर। k जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा।
तो वेव की लैम्डा अगर आपको मालूम है तो आप के निकाल सकते हो। इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम है तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई फ्रिक्वेंसी, तो आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इस तरह से आप फार्मूला निकाल सकते हो। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, लिखे इसके बारे में। कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ, इनका एम्पलीट्यूड सेम है। कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड, कंसीडर द सुपरपोजिशन of two plane waves of amplitude A, each सबका एम्पलीट्यूड A है, of amplitude A each and slightly different wave numbers k1 and k2 and slightly different wave numbers a1 k1 and k2 and angular frequencies omega 1 and omega 2। तो हमने मान लिया कि दो वेव्स हैं जो आपस में सुपर इम्पोज कर रही, मैटर वेव्स हैं, और सबका एम्पलीट्यूड a है, और इनके सुपरपोजिशन से इनके सुपरपोजिशन होने वाला है, जबकि इनका वेव नंबर k1 k2 है और इनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसीज ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। तो हम मान लें लेट y1 इज इक्वल टू a cos, आपका cos k1x माइनस ओमेगा 1t, y2 बराबर a cos k2x माइनस ओमेगा 2t। ये उनको लिखने का तरीका हो गया। तो बाय सुपरपोजिशन तो यहाँ पे अब हो गए बाय सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है आपके पास एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा y, जो कि y1 प्लस y2 के सम के बराबर है, यानी a cos k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस a cos k2x ओमेगा 2t। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो वेव्स हैं जिनको आपने सुपर इम्पोज कर दिया। तो अगर आप a कॉमन ले लो तो आपके पास सिर्फ बच रहा है k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस कॉस k2x माइनस ओमेगा 2t। ये हो गया। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉस a प्लस बी का। आप यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो कॉस a प्लस बी का। याद करो कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या था, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ज़रूर से ज़रूर पढ़ा है। आपको मालूम है कि अगर कहीं cos a प्लस cos b लिखा है तो इसका मतलब है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये होता है, ये हमारे पास cos का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो जो y है इसको हम मान लो कैपिटल Y कह रहे हैं, तो a ब्रैकेट में 2 टाइम्स cos, देखो भाई a क्या है, ये है ना, ये है a, ये है b। तो आपको लिखा जाए, आप लिखोगे k1x ओमेगा 1 2t k2x ओमेगा 2t डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे ब्रैकेट में रखें, स्मॉल ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाई cos, आपके पास है k1x माइनस ओमेगा 1t माइनस k2x प्लस ओमेगा 2t, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होकर के, ये हो गया आपके पास। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ध्यान से आप देखेंगे, a2a टाइम cos, इसको हम लिख सकते हैं k1 प्लस k2, यहाँ ब्रैकेट लगा दे, k1 प्लस k2x, फिर हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t इंटू t डिवाइड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा cos k1 माइनस k2, इसको एक साथ लोगे, x माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t अपॉन 2, ये बन जाएगा। एक बार करके देखिएगा, थोड़ा सा 2-4 स्टेप इसमें बीच में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो।
अब देखो यहाँ पर एक खास बात समझो, हमने K1 K2 का डिफरेंस कम लिया है। हमने कहा है कि दो वेव्स जो आपस सुपर इम्पोज कर रही हैं उनका वेव नंबर K1 है K2 है, तो वो जो K1 K2 हैं वो बहुत बड़े गैप के नहीं हैं। तो हम यहाँ पर एक बात सोचेंगे, एक बात यहाँ पर मानेंगे कि लेट K1 प्लस K2 ये लगभग बराबर है 2K के, मतलब K1 K2 किसी एक वैल्यू के इर्द गिर्द। जैसे ये वैसा हो गया कि 9.9 प्लस 1, 9.5 प्लस 1, जैसे कहीं लिख दो 1 प्लस 9.5, तो सॉरी 1 प्लस 0.95, तो दिस इज 1.95 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, यानी कि 2 टाइम 1 ऐसा कुछ है। और वैसे ही आप मान लो कि ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 ओमेगा, लेकिन इनका डिफरेंस भी 0 नहीं है। एंड K1 माइनस K2 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा K, एंड ω1 माइनस ω2 इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा ओमेगा, ऐसा मान लें। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ, इसीलिए हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2a कॉस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो 2k टाइम x 2 ओमेगा टाइम t डिवाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा कॉस डेल्टा k x माइनस डेल्टा ओमेगा t बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2a कॉस डेल्टा k बाई 2 x डेल्टा ओमेगा बाई 2 t कॉस, अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 इससे कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा kx, यहाँ से भी कट जाएगा तो बचेगा ओमेगा t। तो फाइनली ये शो कर रहा है, ये इक्वेशन शो कर रही है कि जब आपकी ये दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे आपस में, जब जिन तरंगों के बारे में आपने बात की जैसे यहाँ पर, जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो आपके पास इस तरह का पैटर्न बनेगा। इस तरह का पैटर्न का ये फॉर्मूला है, इस तरह के पैटर्न का ये फॉर्मूला है। तो अब आप देखें यहाँ पर ध्यान से, आपके पास जो वेव आई है उसमें भी फेज वाला टर्म तो कॉस वाला है। देखो ये वाला टर्म तो कॉस का ही है, जैसा कि शुरुआत में आप लेके चले थे y1 y2 में कॉस वाला टर्म। यहाँ आपको एम्पलीट्यूड अलग दिख रहा होगा, देख रहे हो ना, ये एम्पलीट्यूड है जो अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1 कह दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 द एम्पलीट्यूड, in equation 1 the amplitude of wave is, मान लो एम्पलीट्यूड को a डैश माने, the amplitude of final wave, the amplitude of final wave after superposition, the amplitude of final wave after superposition is a डैश बराबर 2 टाइम a cos डेल्टा k बाई 2x डेल्टा ओमेगा बाई 2t। तो ये उसका एम्पलीट्यूड है उस वेव का जो कि इन सबके सुपरपोजिशन के बाद हमारे सामने आ रही है। तो ये एम्पलीट्यूड, इसे कहेंगे मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड। दिस इज द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये ही है मॉड्यूलेशन। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा जिसमें एक एनवेलप दिख रहा है, अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये इसका एक मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है। और दिस मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड क्रिएटेड एन ऑसिलेटिंग, अब यहाँ आप लिखोगे दिस मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड जो कि हमने दिखाया है, क्रिएटेड, दिस मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड created oscillating envelope। ये देखो, एक ये इसको एनवेलप कहते हैं, ये जो ऊपर वाला खोल है, कवर है, इसको एनवेलप कहते हैं। तो एनवेलप भी कम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ एनवेलप के बीच की गैप ज़्यादा है, यहाँ दोनों एनवेलप मिक्स हो रहे हैं। सो दिस मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड क्रिएटेड ऑसिलेटिंग एनवेलप, या इसी को हम नाम देते हैं वेव पैकेट, ऑसिलेटेड एनवेलप और वेव पैकेट।
और इसकी जो वेलोसिटी होगी, सो आगे लिखोगे द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट इज Vg, और Vg बराबर जो होगा वो डेल्टा ओमेगा बाई 2 अपॉन डेल्टा के बाई 2 होगा, यानी सिंपली डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के होगा। तो आपके पास इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी निकल के आएगी, जिसको कि आप ग्रुप वेलोसिटी कहोगे, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट, वी नो, दिस इज़ हाउ वी नो दैट कि कैसे आपका वेव पैकेट क्रिएट होता है और कैसे उस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। अब अगला हिस्सा क्या होगा, लेट मी जस्ट चेक वंस। ठीक है, तो अब अगला हिस्सा क्या होगा, क्या इसका और भी कोई किसी तरीके से और भी इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, जरा इसकी बात करते हैं। ये तो जस्ट सिंबल डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के इस तरह से लिखा था। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? सो ऑल्सो द ग्रुप वेलोसिटी इज Vg बराबर डी ओमेगा बाई डी के। तो जहाँ हमने पिछले केस में माना था कि भाई हमारे पास जो वेव्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो डेल्टा ओमेगा है, उनके बीच का डिफरेंस डेल्टा के है, अगर इतना ना हो, कम ही हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा एक चीज़ देखिएगा, ये Vg है, H क्रॉस को तो आपको मालूम है कांस्टेंट होता है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के अंदर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ पर भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिफरेंशिएशन का कोई रूल डिसओबे नहीं होगा, डिफरेंशिएशन का कोई रूल का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अगर इसको वापस से करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ऐसा करने से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है, सिंस E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा होता है, P बराबर एच क्रॉस के होता है, ये फॉर्मूले होते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो डी ई और यहाँ पे आप लिख सकते हो डी पी। तो इस तरह से हम ग्रुप वेलोसिटी को एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में भी प्रारूप लिख सकते हैं। बड़े आराम से हम इसको एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में भी लिखा जा सकता है। ये एक और फॉर्मूला है हमारे पास एनर्जी मोमेंटम का। तो अगर कि हमसे पूछा जाए कि अब शो करो कि जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी, ग्रुप जो वेव पैकेट का ग्रुप है उसकी वेलोसिटी और जो पार्टिकल आप ले रहे हो उसकी वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि प्रूव दैट, एक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, मैं बोलता जाऊँगा बीच बीच में क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन इस पर बनते हैं, पूछे जाते हैं या बन सकते हैं। पूछने को तो कोई भी कभी भी पूछ सकता है, ये वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, इतनी शिद्दत के साथ आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आपको पहुँचाने की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए पैकेट इज सेम एज द एसोसिएटेड पार्टिकल्स वेलोसिटी। पार्टिकल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी असल में उसके साथ जुड़े हुए वेव पैकेट है इसकी वेलोसिटी के बराबर होता है। तो पहले तो हम देखते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस, मतलब वो आइंस्टीन की थ्योरी अभी नहीं लग रही है, नॉर्मल न्यूटन की थ्योरी ही लग रही है। तो आप दो केस लोगे, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन सिंपल से मतलब है न्यूटन की फिजिक्स यहाँ पे लगानी है यहाँ पर। सो फॉर मूविंग particle having momentum p, the energy becomes, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी E बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये हम लोगों ने जब de Broglie का डिफरेंट फॉर्म ले रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था। तो आप लिख दो, सो Vg बराबर d बाई डी पी ऑफ पी स्क्वायर बाई 2m, ये तो है फॉर्मूला, यहीं से d बाई डी पी ऑफ E, तो E आपके पास p के टर्म में है। तो क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल 2p अपॉन 2m, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई m, आपको मालूम है p m भी होता है, m कैंसिल,
तो क्या आया, Vg बराबर v। तो ये शो कर रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से उसमें मोशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो ग्रुप वेलोसिटी होगा वो वही होगा जो पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ओके, नाउ अनदर इज कि इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग विथ सम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक रिजीम का है, तो अगर रिलेटिविस्टिक रिजीम का है भाई, तो फिर आइंस्टीन की थ्योरी वगैरह तो वहाँ पर लाजिम हो जाएगी, उस पर काम करना शुरू कर देगी। कहाँ गया डस्टर? ओके, सो वो अब आपके पास थ्योरी काम करेगी। तो अब हम लिखेंगे दूसरा केस लिखेंगे कि फॉर रिलेटिविस्टिक कंडीशन, फॉर रिलेटिविस्टिक कंडीशन। देखिए, रिलेटिविस्टिक कंडीशन में एनर्जी के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अलहदा हो जाते हैं, ज़्यादा उम्दा हो जाते हैं। मैं कहूँगा उम्दा इन सेंस कि आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ऐसा एक फार्मूला हो जाता है। आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mc स्क्वायर, दिस इज m इज़ द मूविंग मास नॉट द रेस्ट मास। तो आपके पास टोटल एनर्जी कई तरीक़ों से लिखी जाती है। अगर मोमेंटम की दरकार होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर सिर्फ हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी का भी यूज कभी कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कुछ हमारे सामने मौजूद रहते हैं, ये सारे रिलेशंस हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन E बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एंड दिस इज स्क्वायर रूट, इस तरह से होता है। हेंस आपके पास Vg बराबर क्या हो जाएगा, d बाई डी पी ऑफ दिस होल थिंग, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो पहला तो इसका p के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले तो इसका हो जाएगा 1/2 आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और फिर हो जाएगा -½ आ जाएगा, और फिर आप लिखोगे d बाई डी पी ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। सो ये तो ऐसे हो गया कि 1/2 टाइम अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ पे देखो इससे ही होगा 2p, ये तो कांस्टेंट होता है, तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा PC अपॉन दिस होल थिंग, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अच्छा, ये तो एनर्जी है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो PC अपॉन, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो mc स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था कि टोटल एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और टोटल एनर्जी को रेस्ट मूविंग मास के टर्म में इस फार्मूले से लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने ऐसा फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर तो होता है भाई mv, अगर हाँ mv हो जाएगा तो mv हो गया mvc, और यहाँ पे क्या हो जाएगा mc स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास कैंसिल हो गया, और आपका एक मिनट, सॉरी आपका सी स्क्वायर छूट रहा है, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएट ये होगा ना, 2p टाइम्स c होगा। ओके, ये हो जाएगा, ये हो गया, तो ये हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये सी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा mv, हाँ m, तो ये बचेगा v। तो फाइनली आपने यही पाया कि Vg बराबर v, ग्रुप वेलोसिटी बराबर होगी पार्टिकल की वेलोसिटी की। तो चाहे पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव करे, चाहे वो आपका नॉर्मल तरीके से मूव करे, तो चाहे उस पर न्यूटोनियन फिजिक्स काम करे, चाहे उस पर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आप काम करें, आपके पास जो वेव है, आपके पास जो बिहेवियर है,
वो ऐसा रहेगा कि ग्रुप वेलोसिटी हमेशा फेज वेलोसिटी के बराबर ही चलती रहेगी एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड प्रूफ। सो इस तरह से अपने एक सिंगल थीसिस में रिप्रॉय जो होते हैं वो बाकी काम करते हैं। हालांकि अब उनकी थीसिस बहुत ही इनरिच होती है आने वाले समय में, उसमें पायलट वेव थ्योरी भी आती है, फिर बोहम आते हैं, बोहम पायलट वेव थ्योरी को भी एक इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में पेश करते हैं। तो वो फिर आगे जा करके एक पूरी अलग सी एक पूरी क्वांटम फाउंडेशन की ब्रांच बन जाते हैं कि व्हाट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स एंड हाउ वी शुड अंडरस्टूड द क्वांटम मैकेनिक्स। दैट इज़ अ डिफरेंट रिजीम, डिफरेंट थिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बट यहाँ तक आपका सिलेबस ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का आपसे बात करता है। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे या कुछ प्रूविंग होगी, डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात जो होगी वो हम लोग आने वाले वीडियोस में आपके साथ करते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का इतना हिस्सा रोकते क्या, यहीं पर ही समाप्त हो रहा है। आगे हमें वेव फंक्शन के बारे में बात करनी है, फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस इन्हीं 3 टॉपिक के डिस्कशन, वेव फंक्शन का डिस्कशन, श्रोडिंगर इक्वेशन का डिस्कशन और उसके एप्लीकेशन का डिस्कशन, इतना होने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स का ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल की बात होती है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी हमें बताएं, तो उनके लिए फिर वो स्पेशल वीडियो होगा। AKTU में तो नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उनके लिए फिर वो मैं वीडियो बनाऊँगा, तो कह दूँगा कि दिस इज़ वीडियो फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हाइजेनबर्ग का सिलेबस में है। तो आप अपने सिलेबस को भी जरूर ध्यान देते रहिएगा, आपका जो सिलेबस है उसको भी देखते रहिएगा कि आप जो वीडियो देख रहे हो मेरा वो आपके सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।